घंटे में खत्म हो जाए। प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना सारा। AS23 की हेडिंग देखिए, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ओहो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? कहां पर? इन एसोसिएट्स। एसोसिएट क्या होता है, याद है आपको? 20% या उससे ज्यादा अगर होता है, जैसे कि, यानी कि सपोज करो अगर एक कंपनी है ए और उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर्स में 30%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी को क्या बोला जाता है? एसोसिएट। और ए को क्या बोला जाता है? होल्डिंग। नहीं, होल्डिंग तो 50 से ऊपर होता है। इन्वेस्टिंग कंपनी। बात सुनते जाइएगा ध्यान से, अगर तुमने सही समझ लिया ना तो आधे घंटे में स्टैंडर्ड खत्म हो सकता है, प्रैक्टिस बचेगी सर। हाँ जी। अब आप सुनिएगा। अब ये जो ए है ना, क्या मैं कह सकता हूं एक कंपनी है। ये ना हो सकता है दो टाइप ऑफ बुक्स बनाता हो। एक हो सकता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंड अलोन होता है मेरी कोई होल्डिंग नहीं, मैं तो अपना स्टैंड अलोन ही चलाता हूं। तो अगर तो ये स्टैंड अलोन चलाता है, तो इसने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट इन बी, कितने परसेंट करी है? 30%। ये इस पे AS13 लगा देगा, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, क्यों बनाएगा? भाई मेरी और भी कंपनी है, कंसोलिडेशन बनाता हूं मैं, कंसोलिडेटेड। तो ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन बी, जो कि कितने प्रतिशत है बच्चे? 30%। बट फॉलोइंग विच स्टैंडर्ड? AS23 तब लगता है जब आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स करा होता है और आप कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं? कंसोलिडेटेड। इफ यू आर मेकिंग स्टैंड अलोन, AS23 नहीं लग रहा होता। बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप लिख भी लीजिएगा। और ये कौन सा मेथड लगता है बच्चे? इक्विटी मेथड। ओके। यहां तक क्लियर है बच्चों को? ऑनलाइन में है कोई? संजना जी एंड युवान जी, यहां तक लिख लिया बच्चों ने? ये भैया, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स सारे मैं बनवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। सिर्फ रीड कर लीजिए, क्योंकि घर पे जाके भी मॉड्यूल खोलोगे तो बस उस एंगल से है। सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए इसको, ये जो अंडरलाइन हो रखा है सारा पढ़ना, जो अंडरलाइन और हाईलाइट हो रखा है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। ये सब आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको पता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, 20% उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज ये बोल रहे हैं, सपोज करो मेरा 30% है, बट इफ आई कैन प्रूव कि मैं जस्ट एक इन्वेस्टर हूं, मतलब मेरा कोई ऐसा इन्फ्लुएंस टाइप नहीं है, ठीक है, तो क्या उसको ये बोला जाएगा कि वो मेरी एसोसिएट है? आंसर इज नो। लेकिन हो सकता है कि मेरा 15% है, बट मेरा बहुत ही गहरा कंट्रोल है,
तो क्या उसको बोला जाता है, बोल सकते हैं। यानी कि परसेंटेज एक्विजिशन इज हेल्पफुल, बट अगर फैक्ट्स अलग बोलते हैं तो वी कैन एक्सेप्ट दोज फैक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है, ये रीड कर लोगे आप, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार, कोई बात नहीं, जो अंडरलाइन करे एक बार वो कर लो। नीचे वाला, थ्योरेटिकल बात है, आपको याद नहीं करनी है वैसे। पढ़ लिया, क्लियर है। ये तो वही बात है ना, परसेंटेज से नियर है, फैक्ट्स ऑफ द केस देखे जाएंगे, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, हर बार लिख देना वो चीज, क्लियर है। पढ़ ही रहे थे ना। सही है ना, सेट है ना कहानी, ऐसा अभी है नहीं, अभी बस आपको बता रहा हूं मैं। आइए, ये वाला पॉइंट देखिएगा, ए लिमिटेड हैज 70% होल्डिंग इन सी लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है, ये बना है, ये सी बना है, क्या आपको दिख रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन दिख रहा है। बी लिमिटेड ऑल्सो हैज 28% होल्डिंग इन द सेम कंपनी, सेम मतलब सी, तो ये मैंने बी बनाई और इसने कितना इन्वेस्ट कर दिया सी में, 28। ए के पास है 70, बी के पास है 28। सिंस ए हैज अ मेजॉरिटी होल्डिंग मोर देन 50, इट इज अ पेरेंट कंपनी, एंड बी लिमिटेड होल्ड मोर देन 20 बट लेस देन, इट इज एन एसोसिएट। तो बेसिकली सी लिमिटेड जो है ये किसकी एसोसिएट है, बी की। कोई दिक्कत आपको एग्जांपल समझने में? एक ही कंपनी दो कंपनी नहीं जी, फिर से बोलिए। से दोनों कंपनियां मोर देन 50% से ज्यादा होल्ड करेगी एक कंपनी में, मतलब दो होल्डिंग, जैसे मेरी कंपनी में आपने भी 60% और आपने भी 60%, इंडिया में तो नहीं चल रहा है ऐसा बेटे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एग्जाम्पल नंबर 2। अरे अब हरिदत्त क्यों नहीं आता? हरिदत्त बहुत रेगुलर रहा है, अब एकदम से क्या हो गया मतलब? वही करता है, एंजाइटी होने लगी, सोशल एंजाइटी हो गई, वही करता है इसके कारण। बताओ, इतना बुलिंग किया कि आज हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, एक ही कंपनी की दो दो होल्डिंग बना रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगला पॉइंट देखिएगा, ए लिमिटेड इज होल्डिंग हाउ मच? 90% बेटे। ठीक है, आप मन में आंसर दीजिए आप। एंड 10% इन सी लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है जी। आगे बोल रहे बी लिमिटेड इज होल्डिंग 11, ओ माई गॉड, बी सी लिमिटेड में 11% होल्ड करता है। इन दिस केस क्या सबसे पहले बोल सकता हूं ए इज पेरेंट एंड बी इज सब्सिडरी? अब वो कह रहे हैं एज फार एज रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी इज कंसर्न, देखो ए क्या सी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है क्या, मतलब एसोसिएट बना पा रहा है, लेकिन अगर उस तरीके से घूमो तो 10 और 11 बोलोगे तो 21, परिवार देखना पड़ेगा। A Limited has a total of direct and indirect holding of 21. Therefore, C is an associate of. However, it may have been noted that for consolidated financial statement, क्यों बोल रहा है वो छोड़िए ना आप कंसोलिडेटेड के लिए, ठीक है, द होल्डिंग विल बी 19.9, यानी कि
कंसोलिडेट करने के लिए क्या होता है कंसोलिडेट, हमें कोई अभी इस चीज का मतलब नहीं है, थ्योरेटिकल बात है। तो वैसे तो आप कह सकते हो कि सर 10 + 11 = 21, बट पेपर में आ जाए तो लिख देना हाउ एवर फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस, तो कितना परसेंट होगा मेरा 10 और 11 का 90% ले लिया। आपको इससे ज्यादा इसका कोई आगे के कोई रूट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही समझना है। क्या आपको क्लियर है ये एग्जाम्पल्स? बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल आपको नहीं समझने और वो है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको सारी बातें बोल दूंगा, फिर सारे क्वेश्चन ही चलेंगे और खत्म हो जाएगी बात। आप सब बच्चों ने कंसोलिडेशन कर लिया। आप एक कंपनी को खरीदते थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती थी, उसमें से प्री एक्विजिशन माइनस कर देते, क्योंकि जिस दिन अगर मैंने खरीदा है उस पीरियड से पहले का डिविडेंड चाहे बाद में डिक्लेयर हुआ हो माइनस ही तो होता था। यही थी ना बातें। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलती है, लेस क्या कर देता हूं, इतना इक्विटी, इतना पीएनएल, इतना रिजर्व, क्या निकल जाता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहां भी यही है, परफेक्टली सेम। पहली बात, यहां पर भी अगर आप मेरे एसोसिएट है और मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मैं ना ऐसे तुम्हारे एसेट्स को नहीं जोड़ता। AS21 क्या करता था, पूरे एसेट जोड़ता था। अब याद करिए ना, हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब करा था, अगर इफ आई एम होल्डिंग योर सब्सिडरी, मैं तो पूरा का पूरा ही ले आता था आपको। एसोसिएट में नहीं होगा ऐसा। एसोसिएट में आई विल कीप शोइंग माई इन्वेस्टमेंट एज पर AS23, और कैसे मैं दिखाऊंगा मैंने इतना इन्वेस्ट करा है और इस वजह से इतने की गुडविल आ गई, इतने का कैपिटल आ गया। कुछ नहीं करना, कोई कोई नई बात नहीं। मतलब सर, मतलब ये भाई, आप अगर एसोसिएट हो और अगर मैं आपको आज खरीद रहा हूं, क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी? बिल्कुल होगी। क्या मेरे पास ये होगा कि मेरे पास कितना कैपिटल आया? क्या मेरे पास प्रॉफिट्स होंगे? बिल्कुल होंगे। तो गुडविल कैपिटल निकालने में दिक्कत क्या है? निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है पहले? अब आगे सुनिए। 6 महीने बाद आपको कुछ प्रॉफिट हुए एसोसिएट, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूंगा, क्योंकि उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कहते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं और उसी के अंदर ही हम लोग फिर डिटेल जाएंगे। बहुत ही छोटा सा सिंपल एग्जांपल, एंड बिलीव मी आपका पूरा AS23 इसमें आ जाएगा। 1/4/24, 31 मार्च 25, एंड दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। और मैंने कितने परसेंट होल्ड करा है बच्चे? 30। आई हैव एक्वायर्ड 30% ऑफ योर कंपनी। एंड लेट मी टेल यू, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने का? 10 लाख का। और मैंने कितने रुपए में एक्वायर करा है? 8 लाख में। सो माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8 लाख। तो सबसे पहले तो मुझे बार बार क्वेश्चन बोलेगा, चलो निकालो AS23 के हिसाब से तुम्हारा गुडविल है, कैपिटल रिजर्व। तो आप मुझे बताइए, मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या ले लूंगा? एग्जैक्टली exactly. मैं जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दूंगा इसी एग्जाम्पल में। इस पीरियड से रिलेटेड मेरे को डिविडेंड मिल रहा है कितने रुपए का बच्चे? डिविडेंड लिख देता हूं, 10 लाख था ना, पार वैल्यू 10 है। अच्छा छोड़ो ना, डिविडेंड अभी डालूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो जो प्री पोस्ट वाला डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है ना, सेम वही है। ठीक है, आप इतना समझिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है। अब उसमें से आपको क्या मिला? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मिला आपको? 3 लाख। क्या आपको इस दिन प्रॉफिट जानने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। मान लीजिए मैं आपको इस दिन का प्रॉफिट दे रहा हूं, निकाल के दे रहा हूं आपके हिस्से का 3 लाख। कैन यू टेल मी योर गुडविल और कैपिटल रिजर्व? 2 लाख की गुड। क्या आपको यहां तक क्लियर है? मैंने कोई नई बात नहीं सिखाई है आपको, वही बात है, वही डेटा चला। अब आगे बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब मैं इसको ना बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा मालूम है? इस दिन के लिए कह रहा हूं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की? 8 लाख। बट इसको मैं अंदर बाइफरकेशन दिखाऊंगा, आउटर कॉलम में 8 लाख ही रहेगा। ये आपको प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। गुडविल कितने का है? और आपके जो नेट एसेट्स हो गए वो 6 लाख।
अभी समझिए, क्या ये आपके नेट एसेट नहीं है? एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल में मेरा यही तो हिस्सा है, 6 लाख। गुडविल कितने की? 2 लाख, बाहर 8 लाख। आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप इतना समझिए कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल है ना, तो अगर ये बाहर जा रहा है तो अंदर ही तो गुडविल का बाइफर्केशन आएगा। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आखिरी बात बोल रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे चलना। इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या ये पोस्ट का प्रॉफिट नहीं है? तो इसका मतलब अब अगर क्वेश्चन मुझे बोलेगा कि आखिरी दिन का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, आखिरी दिन, तो सबसे पहले तो ये समझो 8 लाख तो था ही, 8 लाख की तो इन्वेस्टमेंट है ही। और जिसका मैं ऐसे लिख दूंगा, नेट एसेट 6 लाख, गुडविल कितना? 2 लाख, और मैं ऐड कर दूंगा पोस्ट के प्रॉफिट, क्योंकि पोस्ट के प्रॉफिट जो होंगे वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो पोस्ट के प्रॉफिट कितने के? 3 लाख, पर मेरा हिस्सा कितना? 30%। तो कितना आ जाएगा बाहर? 90,000। 8 लाख 90। आपको इतनी बात सीखनी थी कि जी जब आप खरीदोगे तो ये कहानी है, विच इज वेरी वेल नोन टू यू, और जब आप साल खत्म हो रहा है तो जो पोस्ट की बातें हैं वो इधर आ जाएंगी। अब आगे सुन लो। अगर मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया पोस्ट में, तो आपको ये बात समझ आ गई, हाँ सर ऐड कर दो। पर अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि डिविडेंड 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट भी करा कंपनी ने पोस्ट का, मैं प्री को छेड़ ही नहीं रहा इस एग्जाम, मैं पोस्ट को डील कर रहा। सो कैन आई से कि 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो नेट नेट प्रॉफिट क्या है? 2 लाख। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि पहले 3 लाख दिखा दो, फिर लेस करके डिविडेंड दिखा दो, क्योंकि भैया जो फर्म के पास प्रॉफिट है उसी का तो हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। या फिर हाँ, तो ऐसे ही दिखा दो, 1 लाख का आपका क्लेम कितना कम हो गया, जो बढ़ गया वो मेरी इन्वेस्टमेंट ही कम हो गई फिर। ठीक है, और आप मुझे बताइए फिर कितना? 30,000 लेस हो जाएगा बच्चे, 8 लाख। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन गया है जी। आप मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया यहाँ? क्लियर है? मैडम देखो, क्या है कि दीज आर द प्रॉफिट्स जो फर्म ने अपने पास रखे हुए हैं, मान लो रिटेन। तो अगर जिस कंपनी में मेरा 30% है, दे आर अर्निंग 3 लाख, तो मेरी इन्वेस्टमेंट 3 लाख का 30% बढ़ जाता, क्योंकि मेरा हिस्सा है इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंपनी सेइंग वी आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, तो आप कहोगे सर आपको मिल भी तो रहा है, तो मेरे बैंक में चला जाएगा ना। आप समझिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्या दिखाऊंगा, जो फर्म के पास प्रॉफिट रहेंगे वो है। ठीक है, तो 1 लाख का जब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको दिख रहा है नेट नेट तो मैं 2 लाख ही बोलूंगा ना प्रॉफिट, उसी को तो मैं कैप्चर कर रहा हूं। मैंने पहले पूरा प्रॉफिट ले लिया, फिर लेस कर दिया डिविडेंड। बैंक टू इनकम हो जाएगा वो तो, डिविडेंड इनकम, वो आपके बैंक में चला जाएगा। दैट दैट विल नॉट इंक्रीज योर इन्वेस्ट। आपका और आप खुद सोचिए, मैं 20 साल से इन्वेस्टर हूं, 20 साल से कंपनी जो मुझे डिविडेंड देती जा रही है, उससे मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या लेन देना? आई एम रिसीविंग दैट्स माय इनकम। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो इसलिए बढ़ेगी अगर वो प्रॉफिट अपने पास ही रिटेन रखता है, तो मेरा हिस्सा बढ़ता है। इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दैट्स इनटू माय बैंक अकाउंट, बैंक टू इनकम। बताइए क्लियर है बच्चे? एंड मेक सेंस, मतलब ऐसा कोई वो नहीं। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आइए सीधा क्वेश्चन समझते हैं, ये वाला जी। मैंने सब बना भी रखा है, ऐसा हो सकता है कि मैं जस्ट आपको रीड कराऊं, आप अभी करेंगे। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 45% और बी लिमिटेड शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। आपको 1 अप्रैल 2021 दिख रहा है, 45% की एक्विजिशन है। ठीक है, द प्राइस पेड वॉज 15 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब तुमने खरीदा, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2021। कैपिटल 10 लाख था, एसपीआर में भी आपका हिस्सा होगा, और रिजर्व सब में होता है जी।
मैंने लिख दिया भाई जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन ये सब पड़ा था, इसका 45% मालिक मैं हो गया भाई। बी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट कितने रुपए का, एंड पेड डिविडेंड ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 2022। कैन आई से फॉर 21-22 यू हैव अर्न 3 lakhs and you have paid how much dividend? Can I say this is post dividend? This is post profit and post dividend. Calculate the amount at which investment in B Limited should be shown in consolidated balance sheet as on 31st March 22। वो कह रहे ज्यादा लंबी बात नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताओ कि आखिरी दिन मेरी बैलेंस शीट में कैसे दिखे। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, लेकिन हमारी शुरुआत स्टार्टिंग से ही होएगी, क्योंकि यहां से मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकला है। क्योंकि आगे का तो मुझे सिर्फ इसके नेट नेट 2 लाख का इंपैक्ट पकड़ना है ना, मुझे मेन तो ये देखना है ना मैंने खरीदा कितने का। तो आप मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, इक्विटी कितना मिलेगा, 10 लाख का 45%, एसपीआर 1 लाख का 45%, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का 45, सॉरी 5 लाख का 45। तो भैया ये सब मिला तो आपकी गुडविल आ रही है जी, गुडविल आ रही है आपकी। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, अब मैं इस दिन आ गया हूं, इनर कॉलम में गुडविल कितने की आएगी। अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की करी टोटल, तो बाहर तो 15 आता है, क्योंकि उस 15 के अंदर ही तो गुडविल है। और नेट एसेट क्या हो गया, 7-20। आपका मन करे नेट एसेट, यही तो है नेट एसेट, ये नेट एसेट, ये गुडविल, इन दोनों का टोटल ही तो है ये। समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात ये है, सर इस दिन सिर्फ इतनी बात थोड़ा ना होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी तो गई प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट की वजह से बढ़ गई, डिविडेंड की वजह से कम हो गई, नेट नेट 2 लाख सही हुई ना, तो प्लस पीएनएल माइनस डिविडेंड, सीधा देख लो 2 लाख रुपए, 2 लाख का 45%, 90,000, 1590 का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। कहिए साहब, क्लियर है? सेट है ना कहानी, सॉर्टेड अभी बनाओगे हो जाएगा। प्रेजेंटेशन आपको देखनी होगी, बट मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप पेपर में डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इनकी हल्की हुल्की कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत अजीब हो जाती है, वो मत फॉलो करना, वो वाली करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइल भेज दूंगा पूरी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी। बेटे केस नंबर 1 अब आप ही तो करोगे, अब एग्जीक्यूशन रह गई है, एक आध पॉइंट रह गया होगा, अगर रह गया होगा तो केस नंबर 1 बहुत ही आसान, स्टार्ट कर दीजिए। और आंसर भी लिखा हुआ, आराम से देखिए क्या लिखा हुआ। प्रेजेंटेशन की गेम है, मेन तो देख के ही पता लग जाता है। हम्म, इन्वेस्टमेंट कितनी करी आपने, 33, इसलिए आप देख रहे हैं आउटर कॉलम में 33 लिखा है, ठीक है। फिर अंदर कैपिटल रिजर्व लिखा माइनस करके, फिर उसके बाद उसको 44 कर। क्लियर है? केस नंबर 2 हो गया, इजी।
अगला हो गया भाई, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ेगा, स्टेप एक्विजिशन। आई हैव एक्वायर्ड 15% ऑन 1 अप्रैल, देन ऑन 1 अक्टूबर 10%। तो मैं एसोसिएट एकदम से नहीं बनाया, पहले 15 है फिर 10 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? स्टेप एक्विजिशन। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, केस पढ़िए बस। देखिएगा एक बार, मैं एक बार हल्का सा बोलता हूं, मैंने 10% एक्वायर करा है, कौन सी डेट को? और आप देख सकते हैं मैंने चार्ट बनाया ताकि आपका एनालिसिस इजी हो जाए। 1 अप्रैल को 10%, फर्दर 15% ऑन 1 अक्टूबर। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, 10% जब था, और इसकी इन्वेस्टमेंट है 1,45,000, मतलब इतने इतनी मैंने खरीदी। अब अगर इतने की खरीदी आपने तो भाई उस दिन उसकी वर्थ कितनी थी? तो नेट एसेट 8.5 और 10 लाख। तो इंडिविजुअली निकाल दो गुडविल और टोटल करके दिखा देंगे बैलेंस शीट में। मैंने बना भी रखा है, आराम से देख लीजिए, गुडविल निकली भी हुई है। तो ये 15% एडिशनल और पहले 10 एक्वायर करा तूने, अब वो जब 10 एक्वायर करा ना तो उसका भी तू निकाल ले कि तेरे को महंगा पड़ा सस्ता पड़ा। तो वो चीज क्या आई बच्चे आपकी? और 10% कहने से गुडविल आ गई होगी 15,000। ये 8.5 लाख का 10% तो 85,000 होता है ना। बट यू हैव पेड 1,15,000 गुडविल, एंड व्हाट अबाउट दिस? एग्जैक्टली exactly। तो ये दोनों को नेट करके आप गुडविल दिखा सकते हैं 10,000 की। और बैलेंस शीट में क्या करोगे रे? ले दे के तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 245, अंदर गुडविल लिख दो, बाकी नेट एसेट आप। क्लियर है? वेरी 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 गुड। ये आसान वाला केस है। केस नंबर 2 सेम ही है वैसे, ये जबरदस्ती का है पर कर लीजिए। इन्होंने आई थिंक बस इसको मतलब एक 55 कर दिया है, ऊपर एक 45 था आई थिंक, है ना? दोनों तरफ गुडविल आ जाएगी बस। एग्जैक्टली। 15 + 5 हो गया वो, 20,000 की गुडविल हो गई। तो इन्वेस्टमेंट तो मेरी 255 है, बाहर आ गई, गुडविल बाहर और नेट एसेट आ गया। क्लियर है जी? ये वाला अच्छा होगा, अगले वाला जो है। चलिए, अगला वाला बहुत अच्छा होगा, और जहां जहां मैंने लिखा हुआ है आप घर में जब जाएंगे तो इस फाइल को रखिएगा, वरना आप इनका आंसर देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 25% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। ये रहा 1 अप्रैल, इन्होंने बनाया पहले टाइमलाइन। 1 अप्रैल को 25%, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वैसे? 150, आगे लिखा है कोई बात नहीं। ए लिमिटेड ने 25% एक्वायर करा, एंड फर्दर 5% ऑन October 1 ऑफ द सेम ईयर। तो एक तो मेरी एक्विजिशन यहां पर है, और दूसरी एक्विजिशन 1 अक्टूबर। क्लियर है जी? पहले मैंने 25 करा, फिर मैंने 5, सो टोटल इज 30। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जिस दिन मैंने पहली बार इन्वेस्ट करा तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, 5% के टाइम पे 20,000 की। नेट एसेट कौन से दिन के दिया हुआ है? 1 अप्रैल, 5 लाख। जनरली क्वेश्चन में इसके आगे भी नेट एसेट दिए हुए, कौन सी डेट के दिए होने चाहिए थे? 1 अक्टूबर, क्योंकि जब मैं 1 अक्टूबर खरीदा, बट यहाँ पे नेट एसेट्स नहीं दिए हुए। क्या टेंशन की बात होगी इसमें? अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ के प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो वही हो जाएंगे नेट एसेट। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 5 लाख तो है ही। क्वेश्चन ने क्या करा, क्वेश्चन ने अब यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट दे दिए। कितने रुपए के प्रॉफिट फॉर द ईयर अर्न इन द रेशियो ऑफ? तो भाई 2:1 का मतलब ये है कि लाइक फर्स्ट हाफ में 2 रुपीज एंड इन द नेक्स्ट हाफ इज 1, सो
कहने से 60,000 एंड 30,000, तो आपका नेट एसेट आ जाएगा ना 5,60,000। समझ आया? अब बात यो है, क्या आप मुझे इस दिन की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट में कन्विंस हो सकते हैं? सिर्फ आप जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम एक्वायर करा वो समझ आ रहा है आपको? 5 लाख का 25%, एक 25 आपकी गुडविल आ गई 25,000, बिकॉज यू पेड 1,50,000 एंड यू आर गेटिंग समथिंग ऑफ 125 गुडविल आ गई। यहां तक क्लियर है? इस दिन का कन्विंस हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए 20,000 की, 5,60,000 का 5% कितना आ रहा है? 28,000। 28,000 की चीज 20,000 में मिल गई, 8,000। यानी कि इस दिन का ये बन गया। ठीक है साहब? वो आपसे क्या पूछ रहा है? वैसे तो कुछ नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ केसेस बने हुए हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं लास्ट डे का। लास्ट डे का ना सोचो, ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। लास्ट डे जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी वो करी, पर क्या यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट्स क्या इसके लिए पोस्ट के नहीं है? क्या इसकी वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए थी? एंड अगर मैं इसकी बात भी करूं, क्या यहां से लेके यहां तक इसके लिए पोस्ट नहीं है, तो क्या इसकी वैल्यू भी बढ़नी नहीं चाहिए थी? तो बढ़ा दी वैल्यू। कैसे? पहले तो तुम 1,70 पे कन्विंस हो जाओ, 1,70 लिख दिया। फिर मैंने क्या करा भाई, यहां से लेके यहां तक 90,000 का है ना, तो 90,000 का 25% तो मैंने पहले दिन से करा हुआ है। 90,000 का 25% तो स्टार्टिंग से है, तो 90,000 का 25% ऐड कर दूंगा। रही बात ये वाले प्रॉफिट की, एग्जैक्टली इस पे 5%, तो आपका 1,94,000 आ गया। वही लॉजिक वो जो पोस्ट का बढ़ाना, वही बात चल रही है बस। आपको देखना है कि हाँ मतलब अगर इनका आंसर देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट पॉइंट वही चल रहा है अगर आप फिगर्स का इंटैक्ट रखेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इसको लिखना है ऐसे। सो इफ आई से रादर, मैं बस ये लिख दूं कि ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी है ये कौन से दिन की बनी? 31 मार्च, लास्ट डे की बनी है बच्चे, है ना? ओके। और इनकी वैल्यू भी करेक्ट नहीं आ रही। आपको नहीं पता लगेगा, आपको देखना भी नहीं है, 194 है, कुछ मिस्टेक है इसमें। यहां तक क्लियर है? ये वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा और अब एक क्वेश्चन कराऊंगा। और होमवर्क में लेने से पहले आप एक चीज समझो, मैंने एसोसिएट में इन्वेस्ट करा 10 लाख रुपए। मान लो ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो बाइफरकेट कर दूंगा, 8 2 जो भी है कहानी। मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 10 लाख की वर्थ थी, 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात। अगले साल लॉस हो गया, आई इन्वेस्टेड 30% इन योर कंपनी। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10 लाख की। एंड आई इन्वेस्टेड 30%। आपको लॉस हो गया 10 लाख। मेरा कितना हिस्सा? मेरी जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख की दिख रही थी वो 3 से कम हो जाएगी 7 लाख। आपको अगले साल फिर लॉस होगा 10 लाख। मेरी जो इन्वेस्टमेंट 7 लाख की दिख रही थी उसका 30 नहीं ब्रो, लॉस तो 3 लाख ही आ रहा है ना, तो 3 लाख कम हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 4। आपको उससे अगले साल फिर लॉस हो 10 लाख। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट दी, 3 लाख कम हो, आपको अगले साल फिर 10 लाख का लॉस हुआ, नेगेटिव नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो जो 1 लाख बचा वो राइट ऑफ हो जाएगा, और इससे ऊपर अकाउंटिंग नहीं जाएगी। हालांकि 3 लाख का नुकसान हो रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो से क्या नेगेटिव थोड़ा ना करूँ, समझ रहे हो? और आप बोलो सर अपना नुकसान, अपना नुकसान थोड़ा, मेरी तो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, इन्वेस्टमेंट जीरो से ज्यादा क्या करोगे, नेगेटिव थोड़ा ना कर दो। क्लियर है बच्चे? तो ये एग्जाम्पल में आपका बार बार यही हो रहा होगा, सफर अ लॉस हर साल का बना रहा होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कम करता है।
कोई ट्रीटमेंट नहीं। आप समझिए कि आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर, मेरी इन्वेस्टमेंट को आपने जीरो कर दिया, मतलब और क्या चाहते हो आप? समझ रहे हो, मैं नुकसान थोड़ा ना बुक करूंगा। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है और आज वो डूब गई, तब वो आपने 100 का खरीदा तो 100 का ही तो नुकसान होगा, जीरो ही तो करोगे उसको। मतलब समझ रहे हो, -100 थोड़ा ना कर दोगे, 200 का नुकसान थोड़ा। अल्टीमेटली तो इन्वेस्टमेंट ही तो है, जीरो कर दिया, अब और क्या करना है भाई, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आप देखेंगे हर साल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको आप आराम से देखना, प्रेजेंटेशन भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने कर लिया तो बस बेटे चैप्टर खत्म है बेटे। 8th एक बार रीड करिएगा, मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, और फिर खत्म है बेटे। 9th एक क्वेश्चन है, वो आराम से हो जाते हैं, सेम 8 जैसा, वो होमवर्क होगा आपका, ठीक है। 8th वाला कर लीजिए। प्री का आ जाएगा थोड़ा सा इसमें, पर ठीक है, सॉर्टेड है। प्री एक्विजिशन होता है ना, ठीक है। ग्राफ देखोगे तो मतलब सॉर्टेड हो जाएगा। हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। ट्राई कर लो, आराम से हो जाएगा, बातें वही हैं, बस होएगी। सर हाँ जी। सब सारी रिकॉर्डिंग्स आज अपडेट कर दोगे? आज हो जाएगी दोस्त, 10-11 बजे तक सारी हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। पहला वाला पॉइंट हुआ बच्चों, AS13 के हिसाब से, ठीक है भाई, मैंने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मेरा प्री का कितना आ जाएगा? क्योंकि आप ये समझिए, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा था ऑन 12/8, बट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो भाई 50,000 का 30% जो मुझे मिलेगा, तो 15,000 तो माइनस हो जाएगा ना। और आप जिधर अटकोगे ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब तुम आखिरी दिन बना रहे हो ना ये, पहली बात समझो कि इसने डिविडेंड एक और भी डिक्लेयर करा है 12/6 को। तो भाई इसका ना 31 मार्च 12 से कोई लेना देना नहीं। ये बात आपने फाइनल अकाउंट भी पढ़ लिया, बाद में प्रपोज होता है तो उसका करंट ईयर में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
और मुझे क्या पता 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, और आपने तो फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया है, जब डिविडेंड इस साल डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो इस साल क्यों लूंगा मैं उस चीज को। तो पहली बात तो आप इस डिविडेंड को तो भूल जाइए फॉर सेकंड पॉइंट। अब समझने वाली बात ये थी कि आपको जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने रुपए के हुए हैं? 3 लाख। जिसमें से आपका हिस्सा कितना? हाउ मच? बट आपने एक्वायर इधर करा है, तो आपके 10 मंथ्स पोस्ट के, 2 मंथ्स प्री के हैं, और आप पोस्ट से वैल्यू बढ़ाते हो, सो दैट 75। मैं ये वाली बात एक देखने वाली थी, आराम से देख लो इसको। वो तो मेरा प्री की कहानी था। मुझे पिछले साल 80,000 के प्रॉफिट हुए, इस प्रॉफिट में से डिविडेंड इज डिक्लेयर हुआ, और मैंने एक्वायर इधर करा एनएस, दिस इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, और प्री एक्विजिशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं एस 13 स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, एक बार बताऊं क्या, बता दूं ना? चलिए एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए, आराम से। ब्राइट लिमिटेड ने कितना परसेंट एक्वायर करा है? ओके, ऑफ ईस्ट इंडिया लिमिटेड कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है ऑन 1/6/2021? तो मैंने पहले 21, मैंने 11/12 बना रखा है, तो 11/12 में 1/6/2011 को ये मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली, ठीक है साहब। बाय सच एन एक्विजिशन Bright Limited can exercise significant influence over during the financial year ending 31st March 11. So are you understanding? ये पिछले साल की बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। तो मैंने बोला भाई पिछले साल भाई ने 80,000 एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ऑन 12/8/11। तो 12/8/11 क्या हो जाता है, ये डेट आ जाती है। आपने एक्वायर इधर करा, डिविडेंड इधर मिल रहा है, सो दिस इज पोस्ट और प्री, दिस इज प्री। वाई? बिकॉज किस प्रॉफिट में से मिल रहा है, जो इस पीरियड से पहले, ठीक है, यही है। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 12। तो कह रहे इस पूरे साल के प्रॉफिट कितने हैं? 3 लाख रुपए। और उसने डिक्लेयर करे डिविडेंड कौन सी डेट को? 12/6, विच इज आफ्टर दिस 12/6। सेट है कहानी, डेटा क्लियर है? अभी एक बार सुन लो ना, निकल जाएगा फिर। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट को कितने पे दिखाएंगे। अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, सो कहने से आई अप्लाई AS 13, और AS 13 कहता है कॉस्ट पे दिखा दे, कॉस्ट कितनी है। और इतना तो आपने 13 में भी पढ़ा था, प्री एक्विजिशन माइनस करोगे, क्योंकि ये जो डिविडेंड 50,000 है, इस पे 30% आपका है, 15,000, तो ये माइनस हो गया ना बच्चे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं भाई अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता, कौन से दिन? 31 मार्च 12, यानी कि इस दिन। तो सबसे पहले समझो स्टैंडर्ड कौन सा लग रहा है? AS 23। कौन सा मेथड? इक्विटी मेथड। और उसे वो क्या बोलेगा, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू ये बता तूने खरीदा कितने का? 2 लाख का। और इस पे इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15 की। अच्छा अब आप बोलोगे सर गुडविल या कैपिटल रिजर्व? बेटे यहाँ पे आपको इक्विटी दे रखा है, कितना है? दे ही नहीं हो मेरे को, दिया हो तो मैं निकाल देता हूँ। इस दिन खरीदा था, इतने प्रॉफिट थे इस दिन के, कैपिटल इतना दिया ही नहीं है। तो ले दे के आउटर कॉलम का तो यही वैल्यू होती है, वो तो इंटरनल होता है ना, कितना नेट एसेट, और वो नहीं निकल सकता वो। 185 आ गया,
अब आप मुझे बताइए, क्या यहां से यहां तक, क्या ये आपके पोस्ट के प्रॉफिट नहीं है? अब सवाल ये है कि पूरे साल के प्रॉफिट कितने हैं, 1,00,000। तो इस पीरियड के कितने हुए? चलो ऐसे, आई एम सॉरी, ऐसे बोल देता हूं, ये भी तक 3 लाख का पहले तो 30%, बट दैट्स फॉर 12 मंथ्स, बट आई नीड फॉर 10 मंथ्स, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12 × 10, 75,000 से ऐड कर दूंगा 260 के नीचे। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैं इस दिन के लिए यहां पे जो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसमें प्रॉफिट का हिस्सा ही तो ऐड करा है मैंने। क्लियर है? बात इतनी है। आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 30/6? तो भाई बात सुन लो, 2,60,000 की वैल्यू है, लेकिन जब तुम 30/6 पर आओगे तो ये 2,60,000 में से आप मुझे बताइए, आपका हिस्सा कम नहीं हो जाएगा 60,000 जो बांट दिए? तो बेसिकली 2,60,000 लेस 60,000 का 30%, 18,000, 2,42,000। फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था बाद में, वो माइनस कर। क्योंकि अब आपके प्रॉफिट उतने बचे नहीं ना फर्म में। कहिए साहब, क्या क्लियर है यहां तक? तो सर जी, आपका सारा का सारा AS23 खत्म है। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, एक 9th क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है, बस आपको बनाना होगा उसे सेटअप से, ठीक है? और AS23 आपका सारा का सारा डन है। ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड।